हमको खबर हालात की हर रोज शबो रोज, सच्चाई कही बात की हर रोज शबो रोज। आदाब, मैं हूं ज़फ़र आगा और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम शब व रोज़। नाजरीन, आज हम जिस मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं उसका मौजू है मुस्लिम दस्तकारों के और दस्तकारी के हालात, उनके मसाइल और उन मसाइल के हल। आप वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान में दस्तकारी की सनत अज़ल से है, बल्कि यूँ कहा जाए जब से हिंदुस्तान है तब से दस्तकारी है। वो हड़प्पन पॉटरीज़ रही हों या ताजमहल जैसा शाहकार हो या आज की दौर में बनारस की साड़ी हो या मुरादाबाद का ब्रासवेयर हो, फ़िरोज़ाबाद की चूड़ी हो, अलीगढ़ का ताला हो। अलगरज़ कोने कोने में हिंदुस्तान में दस्तकारी आज से नहीं, पता नहीं कब से रची बसी है। और आप वाकई इससे भी वाकिफ़ हैं कि इस फ़न दस्तकारी में, क्राफ्ट्समैनशिप में मुसलमानों का एक बड़ा नुमायाँ रोल रहा है। लेकिन अब तक उनको ये सनत यानी दस्तकारी की सनत विरसे में मिलती रही। पुश्तैनी एक पुश्तैनी सिलसिला था और एक विरासत थी जो चलती चली आ रही थी। लेकिन दौर बदल गया है, अब हर चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है। दस्तकारी को इंडस्ट्री से बड़ा कंपटीशन है। आप जानते हैं कि चाइना आज हिंदुस्तान की हर सनत को बड़ी कंपटीशन दे रहा हो, वो चाहे मुरादाबाद का ब्रासवेयर हो या अलीगढ़ के ताले हों या बनारस की साड़ियाँ हों। हर दस्तकारी के फ़न को एक नए चैलेंज का सामना है। उन चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसका हल कैसे निकाला जा सकता है, माजी क्या था, हाल क्या है दस्तकारों का और मुस्तक़बिल कैसा हो सकता है। इन तमाम गोशों पे हम रोशनी डालेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन इससे क़ब्ल कि एक्सपर्ट से बातचीत करें, आइए देखते हैं इसी मौजू पर हमारी अपनी एक रिपोर्ट। पेश है रिपोर्ट। हिंदुस्तान की तारीख और तहजीब की तरह ही फ़नून लतीफ़ा हज़ारों साल पुराने हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी वादी सिंध की कदीम तहजीबों से जो आसार मिले हैं, उनसे जाहिर होता है कि उस ज़माने में भी दस्तकारी खासी मकबूल रही है। इनमें टेराकोटा यानी पत्थरों से तराशे हुए इंसानों के पैकर हैं, तो वहीं कीमती पत्थरों से तराशे हार और मुख्तलिफ धातुओं से बने निहायत खूबसूरत जेवरात भी हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे मुल्क में दस्तकारी का चलन कदीम जमाने से ही रहा है। ज़माने कदीम में इन दस्तकारी अशिया को सिल्क रूट यानी शहराए आबरेशम के जरिए यूरोप, मगरबी एशिया और मशरक़े वुस्ता के दूर दराज ममालिक को बरामद किया जाता था। हिंदुस्तानी दस्तकारी ने अपनी अहमियत को बरकरार रखा और उसकी ये शानदार सकाफती विरासत सदियों से बतदरीज तरक्की करती रही। इस रिवायत की झलक मुल्क भर में तैयार दस्तकारी की मसनूआत में मुकम्मल तौर पर आज भी दिखाई पड़ती है। मुगलिया दौर और अहदे नवाबीन में दस्तकारी का फन और परवान चढ़ा। इनके जरिए दस्तकारों को बाकायदा बैरूने ममालिक से लाकर बसाया जाता था और हिंदुस्तानी कारीगरों को इनसे तरबियत दिलवाई जाती थी। दस्तकारी और उनके हुनरमंद हाथों को मिल रही इज्जत अफजाई के सबब ही मुसलमानों ने इस फन को गले लगाया। बिलखुसूस चिकनकारी और जरदोजी जैसे फन तो उन्हीं की देन माने जाते हैं। अंग्रेजों के आने तक हिंदुस्तान में अच्छे दस्तकार और फनकारों को हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल रही। यही वजह है कि उनके जरिए तैयार करदा मलबूसात और जवाहरात की झलक इस तबके की जीनत बनती रही। इसकी मिसालें आज भी उनके महलों, कोठियों और अजायब घरों में रखी
अशिया की शक्ल में मौजूद हैं। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और अब अपने एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं दस्तकारी और दस्तकारों के माजी के ताल्लुक़ से। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब काजी मोहम्मद राग़िब साहब, जिनका ताल्लुक़ आर्ट और कल्चर और क्राफ्ट्समैनशिप से है। तो काजी साहब प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान में तो ये दस्तकारी और दस्तकारी की रवायत आज से नहीं, अज़ल से है। तो कैसा था ये माजी और क्या सूरत हाल थी माजी में हिंदुस्तान में दस्तकारी और दस्तकारों की? हिंदुस्तान में जो दस्तकारी है, समझ लिए जब से हिंदुस्तान है तब से दस्तकारी है। और शुरुआत मतलब मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं या मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं या मुस्लिम आर्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो जब से मतलब 1400 साल से डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी हो रही है। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, बिल्डिंग हो, आपका टेराकोटा हो, आपका कपड़ा हो, आपका पेंटिंग हो, आपका स्कल्पचर हो, वुड क्राफ्टिंग हो, आपका स्टोन कटिंग हो, हर तरह में दस्तकार पनप रहे हैं। फिर सनतों में मसलन मुरादाबाद में पीतल का काम, तो अलीगढ़ में ताले का काम, जी जी, इस तरह से हर किस्म के हर ट्रेड और क्राफ्ट्स में मौजूद थे। जी बिल्कुल। उस ज़माने में सब कुछ मैनुअली होता था जी। तो पूरा उसकी जो कार्विंग होती थी वो पूरा एक मैपिंग ड्राइंग जैसे आज भी होती है, लेकिन आज थोड़ा कंप्यूटराइज हो गया है। तो उस ज़माने में सब कुछ मैनुअल था। पहले एक वाज अगर कोई डिज़ाइन करना होता था तो कैसे उसकी मैनुअली ड्राइंग करते थे। पहले ड्राइंग बनाई जाती, बिल्कुल ड्राइंग बनाई जाती थी। और ज़माने में तो पेंसिल भी नहीं होती थी, तो पेंसिल पहले बनाई जाती थी, फिर कलर उसमें डाले जाते थे कि किस तरह से कलर हम इसमें डालेंगे। उसके बाद वो कलर एज इट इज़ हम फिर वो वास के ऊपर, वो जो हमारा फ्लावर पॉट है, जो भी आर्ट पीस है, उसको हम उस पर कॉपी करते थे। तो वो ज़माना जैसे बिदरी का काम है। आप ये कह रहे थे कि वास का बनाना, बिदरी में ये काम बहुत होता है, बिदर का, हैदराबाद का। जी जी बिल्कुल, बिदरी का काम। तो उस ज़माने का जो पुराने ज़माने की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने का जो आर्ट और जो क्राफ्ट था वो आज के ज़माने से बहुत ऊपर था। आप ये देखिए जेरूसलम का डोम देख लीजिए आप, वो जो आर्ट पीस बना है वो आज तक एग्जिस्ट करता है, और उसकी क्वालिटी देख लीजिए। जो बुखारा में, इराक़ में, ईरान में, उसके बाद जब वो मुग़ल इंडिया आए तो वो सारे आपको पर्शियन आर्टिस्ट, ईरानी आर्टिस्ट, अफ़गानी आर्टिस्ट और इवन चाइनीज़ आर्टिस्ट सबका कम्बिनेशन हो गया, तो इंडिया सबसे ज़्यादा रिच हो गया। यानी जो आज आप ताजमहल देखते हैं और उसकी इतनी खूबसूरती और सारी दुनिया में वो एक वंडर, एक अजूबे के तौर पे जाना जाता है, उसमें यह है कि हर जगह की आर्ट का एक संगम था। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। ख़ास बात ये ताजमहल पहली ऐसी बिल्डिंग है जो वाइट स्टोन में, उससे पहले आज तक कोई वाइट स्टोन में बिल्डिंग नहीं बनी। अच्छा, उससे पहले वाइट स्टोन की कोई बिल्डिंग, ये रवायत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं था, वो बहुत डिफिकल्ट था उसको सोचना भी, उसका कंसेप्ट बना। क्या दस्तकार रहे होंगे। जी, इवन शाहजहां ने, मतलब बादशाह ने खुद उसका आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस किया कि, और वो हर स्टेज पे सुना खुद इन्वॉल्व था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका विदाउट फाउंडेशन, मतलब उसको बेस बनाया पहले, ऐसा नहीं उसकी डिगिंग करी गई, उसका पहले बेस बनाया, उस बेस के ऊपर ताजमहल रख दिया गया उस पर। तो ये तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कैसे दस्तकार थे वो दस्तकारी को इतना उरूज कहाँ से आया था? बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसमें ख़ास बात ये थी कि जो उन्होंने मैपिंग करी थी उसकी, एक गेट है, दूसरा गेट एकदम एज इट इज़ है, तीसरा गेट, 6 के 6 गेट। और इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने की वो है कि इन्होंने विजुअल स्पेस जो रिलीफ दिया है ना किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो किसी और आर्किटेक्चर में आपको कम मिलेगा। अगर पूरा सेंट्रलाइज मिलेगा, हर चीज़ वेल कंपोज मिलेगी, उधर भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, हर तरफ एक विजुअल स्पेस होगा। आप जाते हैं तो आप चाहते हैं अगर अपना फ़ोटो खींचना है उसके सामने, तो आप एक पर्टिकुलर जगह ऐसी है कि आप वहाँ खड़े हुए पूरा ताजमहल भी आएगा, आप भी आएंगे। तो ये उनकी क्वालिटी थी, उनके पास स्पेस क्या इतना अच्छा। यानी ये अपने ज़माने के, आज के ज़माने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। एब्सोल्युटली। एक तो हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त फनकार थे, ऐसे ज़बरदस्त दस्तकार थे। मौजूदा हालात में, हाल में क्या सूरत हाल है मुस्लिम दस्तकारों की, इसके ऊपर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कुदरत ने जहां रियासत जम्मू व कश्मीर को दिलफरेब मनाजिर और हसीन वादियों से नवाजा है, तो वहीं इंसानी हाथ भी इसकी दिलकशी में इजाफा करते रहे हैं। यही वजह है कि वादी कश्मीर को हाथ की कारीगरी का खजाना माना जाता है। यहाँ तैयार होने वाले कपड़ा मसनूआत
पश्मीना शॉल, चादर और कालीन हुनरमंद हाथों का ऐसा कमाल है जो नस्ल दर नस्ल यहाँ के कारीगरों में मुंतकिल होता रहा है। इनके शहदाई न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि पड़ोसी ममालिक समेत पूरी दुनिया में है। आर्ट को कभी हम नहीं चाहते कि आर्ट मर जाए। अगर हम छोड़ दे एक काम तो एक आर्टिस्ट कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, ये आर्ट बढ़ा दे और जो भी हमसे हो सके और लोगों को बता दे कि ये आर्ट कैसे है, कैसे बनाना पड़ता है, कैसे हम चाहते हैं कि कश्मीर का जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो पूरा एक्सप्लोर हो जाए, पूरा लोग जाने कि नहीं ये आर्ट, ये कलाकारी क्या चीज़ है, कितनी मेहनत से ये लोग बनाते हैं। हिंदुस्तान की दस्तकारी में मुख्तलिफ रियासतों की रिवायत और रीति रिवाजों का अक्स झलकता है। गुजरात के कच्छ में बनने वाली घंटी भी ऐसी ही विरासत का एक हिस्सा है। इसे मुख्तलिफ धात के मुरक्कब से कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया जाता है। कभी गायों और भैंसों के गले की जीनत बनने वाली ये घंटी आज घरों के लिए ज़ेबाइश का सामान बन चुकी है। अब तो बाकायदा इससे झूमर और मौसीकी के एक साजो आहंग की शक्ल दी जा चुकी है और इसकी आवाज लोगों पर एक जादू सा तारी करती है। इसके जो शौकीन हैं, जो समझते हैं, वही माल खरीदते हैं। लेकिन क्या ये लोग जिसको पता नहीं चलता वो खरीद नहीं सकते, इसके लिए इसकी बिक्री कम होती है। लेकिन ज़्यादातर फॉरेन वाले आते हैं तो वो लोग ज़्यादा। लेकिन बाद में हमने पहले तो ये घंटियाँ थी, ये झूमर वगैरह पहले हमने नहीं बनाए थे, ये चीज़ें नहीं बनाई थी और इसकी वजह से भी लोगों में अंदर अभी अपने इंडिया में भी ये चलते हैं। अच्छे कपड़ों का भला ऐसा कौन सा शौकीन होगा जो रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की चिकनकारी और जरदोजी से अनजान हो। यहाँ के कारीगरों की हाथों की हर हरकत और उंगलियों की जुम्बिश से साड़ियों और कपड़ों पर बेमिसाल गुलबूटे और शक्लें उभर आती हैं। लोगों के लिए उम्दा और कीमती लिबास तैयार करने वाले ये कारीगर खुद अपने हाथों में तकदीर और किस्मत की लकीर न संवार सके। इसकी वजह उन्हें मिलने वाला कम मेहनताना है, जिससे उनकी गुजर बसर मुश्किल हो गई है। खाली नाम मिल जाने ही से ज़िंदगी नहीं करती है। आदमी को खाने की भी ज़रूरत होती है, कपड़े की भी ज़रूरत होती है, दवा इलाज की भी ज़रूरत होती है और बुढ़ापे में आंखें तो पहले चली जाती हैं। उस वक़्त के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया, हम ऐसों के लिए कुछ किया और आम कारीगर को तो बिल्कुल ही आप किनारे रख दीजिए। तो यही हालत जरदोजी वालों का भी है, यही कामदानी वालों का भी है, यही चिकन का भी है। रियासत उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर वुड कार्विंग यानी लकड़ी पर की गई नक्काशी के लिए मशहूर है। यहाँ लकड़ी के बने बेशुमार किस्म और साइज के डब्बे, लैंप और सजावट की चीजें तैयार की जाती हैं, जिन पर निहायत बारीक और नाजुक काम होता है। साथ ही लकड़ी के बने बर्तन, दीगर इस्तेमाल की अशिया और फर्नीचर वगैरह भी यहाँ तैयार किए जाते हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग दस्तकारी मसनूआत तैयार की जाती हैं, जिनमें 70 से 75 लाख कारीगर बरसरे रोजगार हैं। दुनिया में होने वाले दस्तकारी के कारोबार में हिंदुस्तान की 2% हिस्सेदारी है। आपने रिपोर्ट देखी। अब हम बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट काजी साहब से। काजी साहब, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम। आज इस 21वीं सदी में दस्तकार, यूँ तो सारी दुनिया में, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी दस्तकार ख़ास तौर से एक बड़े मसले से गुजर रहा है, एक बड़े चैलेंज है, का बड़ा चैलेंज है उसके सामने। क्या सूरत हाल है? एक्चुअल में ये सारा जो कंसेप्ट अभी दस्तकारी का गायब होते जा रहा है। सब कुछ जो मशीन्स आ गई हैं और वो बिजनेस बिल्कुल ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, 35 साल 40 साल में कालीन डिज़ाइन होता था, पूरी फैमिली उसमें काम करती थी। अब अभी किसी के पास टाइम नहीं कि 40 साल वेट करेगा कि आप कालीन बनाएंगे तो मैं नेक्स्ट जनरेशन उसको कालीन को खरीदेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सारा फास्ट हो गया। इंडस्ट्री ने, ये जो इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रियल इनकलाब आया, उसने एक बहुत क़यामत की तब्दीली पैदा कर दी। बेसिकली जो आर्टिशियन का जो क्वालिटी है वो तो ऑलमोस्ट डिटोरिएट हो गई, ख़त्म होती जा रही है। जो कंसेप्ट था, जो मैनुअल कंसेप्ट था, जो उसमें डिटेलिंग आती थी, जो क्वालिटी आती थी, जो क्राफ्टमैनशिप आती थी, जो आर्टिशियन
उसको कह सकता था मैंने बनाया है, वो सब मशीन से हो रहा है। मशीन से क्या है, वो जो मोटिव हैं, वो जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, वो सिर्फ रिपीट हो सकते हैं, वो मशीन क्रिएट नहीं कर सकती। पहले आपको उसके अंदर फीडिंग करनी पड़ेगी जो आप चाहते हैं, और फीडिंग करने के आपको पूरा इतना टेक्निकल बातें समझना, तो दस्तकार तो मैनुअली काम करना जानता है, तो वो उतना टेक्निकल चीज़ें जानता नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि वो इतना जो मैनुअल काम कर रहे हैं उनके पैसे इतने कम उनको मिलते हैं, बहुत परेशान हाल में हैं। कोई 200 रुपये 100 रुपये रोज़ पे काम कर रहा है, और वो कालीन पता रहा है 2 लाख 5 लाख का बिक रहा है, तो बाकी जो बिजनेसमैन है वो उसको फ़ायदा उठा रहे हैं। वो पुराने ज़माने में दस्तकार मगर फ़ायदा उठाते एक चीज़ तो है काजी साहब, वो ये कि आज भी डिमांड बहुत, कश्मीर का कालीन ले लीजिए। थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, खुद भदोई में कितना बड़ा इकोनॉमिक बूम आ बिल्कुल। गया भदोई के कालीन की बिना हाँ, पे। लेकिन क्या है कि अभी भी लेकिन- जो डिमांड है हाँ। वो पुराने कालीन की अभी भी डिमांड है, क्योंकि जो क्वालिटी उसमें थी वो क्या है कि, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। किसी भी कालीन को आप लेंगे 5 लाख से शुरू होता है वो। अब आदमी की इतनी कैपेसिटी कालीन तो अपनी एक ये Even shawls industry- भी? ये शॉल्स Even कालीन artifact ये एक भी? इंडस्ट्री रही। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ साथ तरह तरह की हिंदुस्तान में तो इंडस्ट्री रही है, बिल्कुल। क्राफ्ट्समैनशिप ब्रास रही के जो मटेरियल ब्रास मटेरियल है, इवन मुरादाबाद टेराकोटा का। के अंदर जो चीज़ें बनी हैं जी। वो कारीगरी उस लेवल पे अब नहीं रही है। हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई है, तो वो क्राफ्टमैनशिप जो असली जो आर्टिस्ट एक आर्ट पीस बनाता था वो अब नहीं रहा है। वो एक आर्ट पीस की कॉपी आपको 10 जगह मिल जाएगी, पहले क्या था, वो यूनिक था। यानी अब क्राफ्टमैनशिप दस्तकारी जो है वो आर्टिस्ट्री से के मैदान से निकलकर कॉमर्स की तरफ, प्रॉफिट की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ जा रही है। बिल्कुल, वो पूरा मैकेनिकल हो गया है मामला कि आपको इस तरह के 10 पीस चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आपको 2 दिन बाद आ जाइए, मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, वो बोलेगा ठीक है 20 साल बाद आइए तब मिलेगा आपको। आज भी चाइना के कालीन बिक रहे हो, लेकिन कश्मीर के कालीन की जो बात कोई है कंपैरिजन नहीं और है उसकी उसमें। जो वैल्यू है जी जी। वो नहीं है। इसी तरह वो तमाम चीज़ों में है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन के अंदर जो आर्टिस्ट अपनी थॉट होता है उसका, ये आर्टिस्ट इस तरह से बनाएगा, दूसरा आर्टिस्ट उस तरह से बनाएगा। वहाँ एक इंडस्ट्री है, वहाँ सब चीज़ें एक जैसी बनाएंगे। अगर यहाँ लाल रंग है तो लाल ही होगा, वो अगली बार उसको नीला कर देगा, काला कर देगा। इवन वो लोग जो हैं वो कालीन या कोई भी चीज़ ऐसी प्रोडक्ट होती थी वो देख के समझ जाते थे कि ये किस आर्टिशन की बनाई हुई है। अभी ये कोई चक्कर ही नहीं रहा। यानी आज भी हमारे क्राफ्ट्समैन को, हमारे दस्तकार को के लिए बहुत पोटेंशियल है, बड़ा मार्केट है, लेकिन उसको अब उसको मार्केट के साथ जोड़ने की, मार्केटिंग की उसकी ज़रूरत है, उसके साथ इंडस्ट्री के साथ उसको जोड़ने की ज़रूरत है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है। यानी बदले हुए ज़माने के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आज भी हमारा दस्तकार बहुत कुछ बिल्कुल कर सकता है, बहुत कुछ कर और सकता कर है, रहा है। बिल्कुल कर रहा है। जैसे हमारी जो एकेडमीज़ हैं या म्यूजियम्स हैं या हमारे आर्ट सेंटर्स हैं, उनको और बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें स्पेशली कोर्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए इस तरह की चीज़ों के नए लिए। कोर्सेज की भी ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत है कि नए वो कोर्सेज कैसे की, बनते नई थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को क्राफ्ट्स के साथ मैच करने की बिल्कुल ज़रूरत है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अभी इंडिया में है नहीं कि वो ये अभी तक समझाए कि ऐसा क्राफ्ट कैसे बनता है। इसकी बहुत ज़रूरत है। वो तो एक लेबर है जो मेहनत कर करके वो क्राफ्ट में सीखता है। हम बातचीत कर रहे हैं दस्तकारी और दस्तकारों के मसाइल और हल के तनाज़ुर में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट काजी मोहम्मद राग़िब साहब। इससे पहले कि हम फिर से उनसे गुफ्तगू करें, आइए इन दस्तकारों और दस्तकारी के मसाइल के और उनके हल के तनाज़ुर में एक रिपोर्ट देखते हैं इसके मुस्तक़बिल के बारे में। अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिले हुनर और महारत को बरूएकार लाते दस्तकार आज नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। साथ ही दस्तकारी मसनूआत को वक्ती तकाज़ों के मुताबिक ढाल भी रहे हैं। यही वजह है कि आज के मशीनी दौर में भी दस्तकारी मसनूआत की चमक दमक बदस्तूर कायम है। दस्तकारी सनत में कारहाए नुमाया अंजाम देने वाले दस्तकारों को मुख्तलिफ सतहों पर एजाज़ात से नवाजा जाता है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और नए लोग भी इस जानिब राग़िब हों। हस्तशिल्प में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है, माननीय गवर्नर का द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा हम लोगों का जो विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय है उसका माध्यम से 2 स्कीम्स है। एक तो राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, नेशनल अवार्ड हम लोग उसको बोलते हैं। जो शिल्पी बहुत दिन से काम कर रहा है उसको अगर कंट्रीब्यूशन उसका मानी जाती है जो ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है, तो उनके लिए शिल्प गुरु का पुरस्कार है। दिलकश नक्शो निगार समेटे दस्तकारी सनत को आज चंद नामुसाइद हालात और मसाइल भी दरपेश हैं। इसमें सबसे अहम बिचौलियों के जरिए कारीगरों की हक तलफी करना है।
ये इनसे काफी कम कीमत में काम करवाते हैं, लेकिन बाजार में इसकी काफी अच्छी कीमत वसूल करते हैं। दूसरी जानिब इस सनत को चीन जैसे ममालिक से तैयार करदा सस्ती मसनूआत के सबब भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छी आमदनी न होने के सबब आने वाली नस्लें भी इस रिवायती फन से दूर होती जा रही हैं। कोई नहीं सीखने को तैयार कहता आपने इतनी मेहनत की तो आपको क्या मिल रहा है। हम लोग पढ़ाई छोड़ के स्कूल छोड़ के अगर ये काम सीखेंगे तो हमको आगे कल क्या कमाएंगे, क्या मिलेगा। चिकन ख़त्म होती जा रही, चिकन ख़त्म हो गई। अब कारीगरी चिकन में नहीं रह गई, ना जो कारीगर थे ना वो चिकन रह गई, खाली चिकन का नाम रह गया है। दस्तकारों को दरपेश इन मसाइल के मद्देनजर अब हुकूमत इन्हें हाट, बाजारों और मेलों व नुमाइशों के जरिए बराह रास्त सारिफीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसके खातिर-ख्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। मार्केटिंग के लिए हम लोगों का विभाग का माध्यम से सारा देश में गांधी शिल्प बाजार का नाम से, क्राफ्ट बाजार का नाम से, एग्जीबिशन का नाम से मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसा कोई स्थान देश में नहीं है, मार्केट पोटेंशियल जगह जिसको बोलेंगे, जहां बाजार जनित बिक्री हो सकती है, वहां पर हम लोग का आयोजन नहीं होता, मेला का आयोजन नहीं होता हो। हम लोगों का लक्ष्य है जितना शिल्पी हम लोगों का राज्य में काम करते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, सबको एक बाज़ार का प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपना दूर दराज का गांव से आके वहां पर बैठ के अपना माल का बिक्री कर सकें। इसके साथ ही दस्तकारों को खाम माल खरीदने और उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए भी माली ताउन फराहम किया जा रहा है। साथ ही इस गैर मुनज़्ज़म सनत से वाबस्ता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई बीमा मंसूबे भी शुरू किए गए हैं। सरकार ने आर्टिजन क्रेडिट कार्ड नामक का स्कीम हमारा शिल्पियों के लिए चलाया है। तो इसका तहत हमारा विभाग विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय CGTSME जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, उसका माध्यम से कवरेज के लिए, गारंटी लेने के लिए उनका लोन का प्राविधान है। LIC का माध्यम से जनश्री बीमा योजना का नाम से संचालन किया जा रहा है, जिसका तहत शिल्पी बीमित होता है। उसका कुछ एक्सीडेंट होता है या देहांत हो जाता है या इस तरह का कोई माहौल पैदा होता है तो उनको आर्थिक सहायता मिलता है। बहरहाल मुल्क में अगर दस्तकारी मसनूआत के कदरदानों में कमी आने की बात अगर मान भी ली जाए तो बैरून ममालिक में इसकी मांग बढ़ना काफी हौसला अफजा है। एक अंदाजे के मुताबिक दस्तकारी मसनूआत की बरामदात में औसतन सालाना 10% का इजाफा हो रहा है। आइंदा चंद वर्षों में दस्तकारी के आलमी बाजार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 4% तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है। अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट काजी मोहम्मद राग़िब साहब के पास। काजी साहब, फिर से आपका खैर मकदम। हम चलते चलते आपको ज़हमत देंगे, कैसा लग रहा है आपको मुस्तक़बिल ये दस्तकारों का और ये फ़न जो है पूरा, जिसका एक बड़ी कदीमी रवायत रही है, बड़ी कदीमी तारीख़ है, जिसमें हिंदुस्तान ने बड़ी तरक्की हासिल की थी। बिल्कुल, उसका मुस्तक़बिल, उसका फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअल में हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे क्राफ्टमैन मौजूद हैं, अभी वो हैं, हयात हैं। तो हमें चाहिए कि उनको दोबारा से असेंबल्ड करें, उनको प्रमोट करें, उनके लिए कुछ हेल्प करें, मतलब गवर्नमेंट हेल्प करे। स्कीमें तो हैं कुछ गवर्नमेंट की, जैसे हर साल एक क्राफ्ट मेला होता है, उनको तरह तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन को अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत सारी आर्ट जो है वो किल होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे मेरठ एक बहुत करीबी है दिल्ली से, वहाँ सीज़र पे डिज़ाइन बनाते थे लोग। कैंची, जो कपड़ा काटने की कैंची होती है, उस पर जो शादी में दी जाती है, उसमें लड़का लड़की का नाम लिख करके, फूल बना करके, नग लगा करके, वो बड़ा डेकोरेटिव आइटम बनता था। वो अब ख़त्म हो गया है, तकरीबन ख़त्म हो गया। कोई मतलब जानता नहीं उसको लगाना। तो ये चीज़ें कराची में चल रहा है वो, तो यहाँ के जो कारीगर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया, तो और मेरठ में ख़त्म हो गया। जी, तो इस तरह के हमारे पास, तो हिंदुस्तान के पास ऐसी काफ़ी चीज़ें, इवन जो कालीन जो पीसीज में बनता था, या जो शॉल थी हमारी पीसीज में पहले बनती थी, फिर उनको जॉइंट किया जाता, वो कंसेप्ट लोग भूल गए, उसको फिर रिवाइव कर सकते हैं। इवन जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी थी या ट्रेडिशनल पेंटिंग थी, जो फैब्रिक पेंटिंग थी हमारी, वो सब हमारी सब कंप्यूटराइज हो गई है। तो ये सब हमारे पास मौजूद है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम चाहें तो सारे दस्तकारों को दोबारा रीअसेंबल करें, जो हमारे कैंप ऑलरेडी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, काफ़ी दस्तकार मेले भी होते हैं, उड़ीसा में होता है, दिल्ली में होता है, मतलब हैदराबाद में होता है, काफ़ी जगह होता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें
कि उनको उनकी स्किल जो ऑलरेडी कम होती जा रही है उसको गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट पैट्रनेज की और भी बहुत ज़रूरत है क्राफ्ट्स को बरकरार रखने के लिए, उनकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट के साथ जोड़ने के लिए। इस किस्म के काम हो रहे हैं आपका क्या? मतलब हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतने क्राफ्टमैन हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर किसी ने 50 शॉप ले लिए। आपने कहा कि बड़े क्राफ्ट्स ऐसी हैं, बड़ी स्किल्स ऐसी हैं कि जो ख़त्म होती जा रही हैं। हाँ, और उनको लोग ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। अभी एक मैं रघुवराजपुर एक गांव है उड़ीसा में, मैं वहाँ गया था तो पता लगा वो पूरा गांव, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि वो सारे क्राफ्टमैन को उन्होंने एक गाँव दे दिया कि आप यहाँ पर अपना काम करिए। वो क्या बनाते तो कोई पेंटिंग बनाता है, कोई डांस करता है, कोई मतलब म्यूजिक में कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी करता है वो, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ उड़ीसा से। की गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें मतलब बहुत कम है, हार्डली उसमें 50-60 मकान होंगे। तो क्या हमारे पास 50-60 क्राफ्टमैन ही है सिर्फ? मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, बिल्कुल ब्राइट है, लेकिन हमारी कोशिश हमें लेकिन जरूरी है। हम गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, मार्केट की तरफ से ये सोचना पड़ेगा कि सारा प्रॉफिट उनकी झोली में न जाए, बिल्कुल, जो उसको सामान को बेच रहे हैं, बल्कि क्राफ्ट्समैन को भी उसका हिस्सा मिले, और ताकि वो ट्रेड्स बरकरार रहें, वो लोग जो ये काम सदियों से करते चले आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट उसमें बरकरार रहे, और उनको वो तरक्की भी कर सकें माशी तौर के ऊपर, फलें फूलें, तो उसके साथ साथ ये सनत भी और तरक्की करेगी। बिल्कुल। मुझे याद है कि एक साहब आर्टिस्ट थे मिस्टर भारती, उनका अभी इंतकाल हो, तो वो एक ज़माने में जब वो बताया उन्होंने कि जब उन्होंने पोस्टर बनाने वाले थे, फिल्म का पोस्टर जो पूरा मैनुअली पेंट होता था, तो मुग़ल आज़म रिलीज़ होनी थी दिल्ली में, वो इसलिए रिलीज़ नहीं हुई, पोस्टर कंप्लीट नहीं हुआ। और आज की दिलीप कुमार और मधुबाला खुद पोस्टर देखने पहले आए कि पोस्टर हमें दिखाइए, उसके बाद हम फिल्म रिलीज़ करेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस थी पोस्टर की। आज पोस्टर बनाने वाले को इतना बुरी नज़र से देखते हैं, और वो बनाने वाले तो खत्म हो गए। एम.एफ. हुसैन फिल्मों के पोस्टरों से शुरुआत करके इतना बड़ा आर्टिस्ट फिल्मों से बिल्कुल शुरू बहुत किया अच्छी उन्होंने। बात आपने फरमाई डॉक्टर साहब। यानी अब प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, बिल्कुल, उनको इनकरेज करने के लिए, बिल्कुल उनके लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल पे खुलना इंडस्ट्री चाहिए। प्रोटेक्शन, ये इनका मर्जर होना चाहिए, इनका आपस में इंटरेक्शन हो, और इस तरह से इस क्राफ्ट को बताने की। और इतनी सारी क्राफ्ट है हमारे पास, हमारे वुड क्राफ्ट है, स्टोन में है, दुनिया की भरा, तो हर एक के लिए सेपरेट बॉडी बननी चाहिए कि स्टोन क्राफ्ट के लिए ये एक इंस्टीट्यूट है। जेम पे तो कुछ काम हो रहा है, हीरो पे कटिंग पर, इस तरह की चीज़ों पे काम तो हो रहा है उसका डिज़ाइन, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी पे कोई इस तरह से या कोई तरह के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पैटर्नेज होनी चाहिए। तो उन लोगों को लाना चाहिए, प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए वो कैसे कर सकते हैं। यानी पोटेंशियल बहुत है, करने की और ज़रूरत है। बिल्कुल। प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस हफ्ते हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।